विजयी तिरंगा प्यारा, नफरत से हो अब किनारा, और 26 जनवरी पर देखेंगे आप अमन और प्रेम का भाईचारा। जमाखोरी अगर लीगल हो जाएगी तो देश में भुखमरी आ जाएगी, और ये इनने आवश्यक वस्तुओं को भी जमाखोरी के अंदर डाल दिया है। अब योगी या तो तय कर ले वो सन्यासी है, या वो तय कर ले कि वो राजनीति और सत्ता का लोभी लालची व्यक्ति है। सरकार कूटनीति खेल रही है जिसमें वो पहले से माहिर है, और आज देश समझ चुका है, आंखें खुल चुकी हैं, क्योंकि राजनीति हमारे दो परिवारों को करवाना चाहती है, अंबानी और अडानी को, और ये हर कूटनीति से उन दो परिवारों को फायदा पहुंचाना चाहती है। जो होल्ड पे करने की बात है, हम भी कह रहे हैं ना, आप कानून होल्ड रखिए, हम यहाँ होल्ड पे बैठे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं? किसान कहीं नहीं जाने वाला। किसान तो 6 महीने तक रुका है भाई, फसल उगाता है, 6 महीने धैर्य रखता है, वो रुका है यहाँ पे, वो कहाँ जाना है उसको? वो कहीं नहीं जा रहा। आप कानून रद्द कर लीजिए, किसान अपने अपने घर को चला जाएगा, किसान सरकार की भी समस्या कम होगी और हमारी भी होगी। नहीं तो जो हमारे टिकैत साहब ने कहा है बक्खल उधेड़ने वाली बात, तो ऐसा है कि देखो भाई, हमने जितने टाइम यहाँ पर बैठ के अपने बक्खल उधड़वाए हैं, इस ठंड में, कड़कड़ाती ठंड में देखिए उंगलियां कप रही हैं, ये बक्खल ही उधड़ रहे हैं हमारे। तो हम भी चाहते हैं हमारे चुने हुए सांसद विधायक, उनको भी हम यहाँ 2 महीने बिठा लेंगे ऐसे ही ठंड में, और हम भी थोड़ा संसद का सुख लेंगे। हमने चुना है उनको, तो उनके भी बक्खल उधड़ेंगे। अच्छा, जिस तरह से ये कह रहे हैं कि हमेशा एक बार इम्प्लीमेंट हो जाने दो, साल 6 महीने देख लो इस बिल को, उसके बाद किसान तय कर ले, ये सरकार मार्केटिंग करती आई है शुरू से आज तक। बताइए, कभी फेयर एंड लवली लगाने वाला कभी गोरा हुआ है क्या? पर जब टीवी पे ऐड चलता है तो क्या दिखाया जाता है? फेयर एंड लवली लगाओ, 7 दिन में गोरे हो जाओ, पर कोई आज तक गोरा नहीं हुआ। पर ऐसे ही सरकार दिखाती है, मोदी सरकार चुनो, देश में विकास आ जाएगा। आज तक विकास नहीं आया। अब बात रही इम्प्लीमेंट करने की, तो ये एक बार चाहते हैं इम्प्लीमेंट हो जाए भाई, तो ऐसे तो ऐड आते हैं ना इस तरीके के, तो पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो भाई कैसे विश्वास करें? सारा विश्वास तो तोड़ दिया आपने पिछले 6 सालों में। आपने दिया क्या है देश को दंगों के अलावा? तभी मैं कहता हूं ये बीजेपी नहीं है, ये व्यापार जनता पार्टी है, भारत जलाओ पार्टी है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि ये किसान जो है, किसानों को हम आय दुगनी कर देंगे, और योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि भैया किसान तो जो खुशहाल है और ये प्रदेश खुशहाल हो गया। खुशहाल बता, देखो वैसे एक बात है, किसान से बड़ा दिल किसी का नहीं होता। जब ओला पड़ जाए, पाला पड़ जाए, चाहे बारिश आ जाए, मौसम हो जाए, लेकिन वो फिर भी हंसता है, तो खुशहाल तो वो रहता है, लेकिन सरकार उसका दर्द नहीं समझती। यही हमारे देश में दिक्कत है। आज शब्दों के जाल बुने जा रहे हैं और भावनाएं लोगों को तोड़ी जा रही हैं, भावनाएं नहीं समझी जा रही हैं। आज लोग जो भारत माता की जय बोलते हैं, उन्हें यह भी नहीं पता भारत माँ का मतलब क्या है। तुम एक मूर्ति पूछकर क्या कर लोगे? असली भारत माता तो मेरी गांव में बसती है, जो आज भी गोबर उठाती है, वो भारत माता है। जो फसलों को काटती है, वो भारत माता है। जो आज भीख मांग रही है, वो भारत माता है। आज ये भारत माँ के नाम पे ठगना बंद कर दें। योगी जी को भी मैं भी संदेश देना चाहता हूं, क्योंकि ये जुमलेबाज सरकार है। मैं भी योगी जी को कहना चाहता हूं कि भाई साहब, योगी जी, आपका जैसा सिर टकला है, वैसी आपकी अकल टकली है। आप जाइए, आपकी जगह मठ मंदिरों में है, आपकी जगह पहाड़ियों पर है, आपकी जगह राजसत्ता में नहीं है। सन्यासी कौन होता है इन्हें समझना चाहिए। जो सांसारिक सुख त्याग दे, जिसने सांसारिक सुख नहीं सागे, वो सन्यासी हो ही नहीं सकता। तो योगी या तो तय कर ले वो सन्यासी है, या वो तय कर ले कि वो राजनीति और सत्ता का लोभी लालची व्यक्ति है, व्यापारी है। राजनीति में तो इतने कर रहे हैं, क्या सन्यासी है वो तो नामकरण कर रहे हैं। किसका? हर जगह का नामकरण नहीं करते। हाँ, वो नामकरण मैं भी बता दूं, उनका नाम भी आदित्यनाथ बिष्ट है। योगी हटा दे अपने आगे से। ये नामकरण जो उनने अपना कर लिया, अपने स्वयंभू हैं वो ऐसे नामकरण करने से देश का विकास नहीं होता। मैं अपनी माँ को अम्मा कह लूँ चाहे मम्मा कह लूँ, जब तक वो मुझे रोटी नहीं देगी मुझे बुरी लगेगी, जब तक माँ दूध नहीं पिलाएगी बुरी लगेगी। तो ऐसी माँ हमें नहीं चाहिए यार, इन्हें हटाओ। इंडिया टुडे जो है, एक सर्वे किया था, उसमें उन्होंने बताया कि सर्वे के अनुसार जो योगी आदित्यनाथ है वो सबसे पसंदीदा मुख्यमंत्री है। हाँ। हमारे देश के अंदर क्या है ना, मार्केटिंग एजेंडा चलता है, सॉफ्ट एंड हार्ड। आप देखेंगे ना, जब हार्ड एंड सॉफ्ट वाली स्थिति, तो हमें ऐसा लगेगा आडवाणी से ज्यादा हार्ड मोदी है, मोदी से ज्यादा हार्ड योगी है।
तो हमें हार्ड लोग नहीं चाहिए, हमें सॉफ्ट लोग चाहिए भाई। जल भी मृदु अच्छा लगता है, कठोर जल किसी को नहीं अच्छा लगता। हाथ जोड़ लो ऐसे लोगों से। तो इसी सर्वे को तो ध्यान में रखते हुए यार ये सर्वे तो अर्णब गोस्वामी का भी बहुत हुआ था ना, टीआरपी उसकी भी कितनी जबरदस्त थी, लेकिन चैट खुली ना, एक दिन इंडिया टुडे की भी चैट खुल जाएगी, आप देख लीजिएगा। दिल्ली मीडिया है, इनके दलाली सामने आएंगी सबकी। अर्नब के नाम ये से याद आया, उनकी जो एक बहन थी आफले, बहन भी है, तो बहन भी है उसकी। बहन है। अच्छा। तो उन्होंने अपनी मतलब बहन बताया था, और उनके लिए उन्होंने जुलूस भी निकाला था। तो उन्होंने राम मंदिर के नाम से फर्जी पर्चियां काटती पकड़ी गई है, तो उस पर कुछ कहोगे? ये मैं तो सवाल उठा रहा हूँ, पहले राम मंदिर की फंडिंग जो पहले हुई थी वो कहाँ गई, जो नई राम मंदिर की फंडिंग हो रही है? और पहला प्रधानमंत्री है हमारे देश का, जिस समय कोरोना काल में सिख भाई खिला रहे थे, उस समय ये फंड मांग रहा था, जिस समय देश की मदद करनी चाहिए। वो पीएम केयर फंड जो उन्होंने अपने नाम से खोला था, उसकी फंडिंग कहाँ है? देश सवाल कर रही है, आज देश सवाल कर रहा है इन सब चीज़ों से। देखिए, हर हांडी का एक चावल टटोला जाता है, और पहला चावल गलत हो तो पूरी हांडी छोड़ दी जाती है। इस कानून के अंदर पहला चावल आप समझ लीजिए, जब जमाखोरी को लीगल कर दिया है, तो जमाखोरी अगर लीगल हो जाएगी तो देश में भुखमरी आ जाएगी। और ये इनने आवश्यक वस्तुओं को भी जमाखोरी के अंदर डाल दिया है। अब हर आवश्यक वस्तु को जमाखोरी में डाल देंगे तो क्या होगा देश का? जहां व्यापारी को लाभ मिलेगा वहां वो बेच देगा, मतलब सीधा किसानों से उठाएगा और विदेश पहुंचा देगा, तो देश में भुखमरी आएगी। ऐसी भुखमरी 1955 के टाइम भी आ गई थी, जब जमाखोरी हो गई थी, तभी 1955 में कानून बना था। भुखमरी की बात कर रहे हो, आज जो देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उन्होंने कहा है कि कोविड-19 के टाइम में पूरे वर्ल्ड में आर्थिक मंदी आ गई थी, लेकिन भारत इतनी तेजी से उभरा है कि पूरा वर्ल्ड जो है उसकी प्रशंसा कर रहा है। मैं बताता हूँ, इस देखिए ये तरीका क्या है। ऐसा है कि इस समय जीडीपी जो ग्रोथ हुई थी हमारी, उस जीडीपी पर कृषि थी, खेती थी, खेती ने जीडीपी ग्रोथ करके रखी थी। और खेती ही, उनको पता है कि जब कोरोना काल में, जब खेती हमेशा, हमारी खेती को कोई गुलाम नहीं बना पाया। इतिहास पता होना चाहिए लोगों को, हमारी खेती पर सबने राज करना चाहा। अंग्रेज भी आए थे इसी उद्देश्य से, पर 1906-7 में उन्हें भी हमने उल्टे पांव लौटाने की तैयारी कर ली थी, जब भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह और पिता किशन सिंह जेल गए थे और ये काला कानून रद्द किया था, जो आज ये लेके आना चाह रहे हैं। ये अंग्रेजों का सोया हुआ जो सपना था ना, उसे पूरा कर रहे हैं। तभी मैंने कहा था आरएसएस राज्य सुरक्षा समिति है, जो अंग्रेजों का चाटुकार संगठन रहा है। जैसे आज थाने में नगर सुरक्षा समिति होती है, जो उस समय उनका सपोर्ट करती थी, ये उनका सपोर्ट करते। ऐसे आप समझ लीजिए, कंपैरिजन कर लीजिए, कम शब्दों में समझा रहा हूं, क्योंकि हाँ, इतिहास का आपने दोहराया है। हाँ। तो मैं जानना चाहूंगा कि जंग आज़ादी में कौन कौन लोग साथ थे? देखिए, जंग आज़ादी में तो सभी साथ थे, सभी का लहू इस धरती में है, कोई ऐसा नहीं है। और आज भी आप देख लीजिए, सुंदर भारत का नजारा अगर देखना हो, इस आंदोलन के माध्यम से देख सकते हैं, जहां पर ना जात का पता, ना धर्म का पता, सिर्फ एक पता है कि मानव सेवा सर्वोपरि, और हमें काले कानून रद्द कराने हैं। यहां पर आया हर व्यक्ति आत्मीय भाव से इस आंदोलन में जुड़ा है, और ये भूमि इस समय ऐतिहासिक भूमि बन गई है, क्योंकि हमने आज़ादी का आंदोलन तो नहीं देखा था भाई, लेकिन आज़ादी के बाद हमें ऐसे आंदोलन में हिस्सा लेने का मौका मिला। इसके लिए हम खुद को सौभाग्यशाली समझते हैं। 1 साल पहले अमित शाह ने ही बयान दिया था कि इतिहास को बदलने की जरूरत है, तो बदला तो जा रहा है। और उसमें तो उनका काम ही रहा है, क्योंकि अभी उदाहरण से समझिए, एक सेकंड, इतिहास को हमेशा तोड़ा मरोड़ा गया है भैया। अगर ये खड़े हैं मेरे पत्रकार महोदय, अगर इनके विषय में मैं यहाँ सबसे कहूँ किताब लिखने के लिए, सबके विचार अलग अलग होंगे, तो इतिहास को पढ़ने के लिए कई किताबें पढ़नी पड़ती हैं। पर मेरे आरएसएस भाइयों ने सिर्फ एक ही किताब पढ़ी है, और वो किसकी पढ़ी है ऊपर वाला जाने। इसीलिए मैं कहता हूँ, बताइए, भगत सिंह को भारत रत्न मिलना था या सावरकर को? किसको मिलना चाहिए था, भगत सिंह को या सावरकर को? बताइए, इससे बड़ी क्या हमारे देश में गद्दारी होगी कि जिस सावरकर ने माफी मांगी थी अंडमान जेल से काले पानी की सजा पे, उसको तो भारत रत्न मिल गया, और जिसने अपनी शहादत दी थी, आज उसको शहीद का दर्जा भी हमारे देश में प्राप्त नहीं है। और आज भी 23 मार्च को किसी भी प्रकार से उनकी पुण्यतिथि, उनके नाम पे वोट तो मांग सकते हैं। मैं तभी कह रहा हूं, प्रदर्शन तो कर सकते हैं, पर दर्शन नहीं करा सकते। भगत सिंह ने कहा था, सुरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा कट मरे पर कबू न छाड़े खेत। ये भगत सिंह ने कहा था। मतलब कि दर्शन कीजिए, प्रदर्शन मत कीजिए। और आज ये दर्शन करना नहीं चाह रहे, प्रदर्शन कर रहे हैं। इसीलिए कहता हूं, राम का नाम लेने से आप राम को बड़ा नहीं कर सकते, पर राम के चरित्र को अपने जीवन में उतारने से आप अपने आप को बड़ा कर सकते हैं। और राम के टाइम का अगर लोकतंत्र देखना हो तो जरा पढ़ के और समझने की जरूरत है।
कि एक अंतिम पंक्ति का व्यक्ति भी भगवान राम से सवाल कर लेता है और घंटा बजाता है उनके बाहर महल के और ये पूछ लेता है, राम जी ये बताइए सीता मैया रावण क्या रह के आई हैं, शुद्ध है या नहीं है, पवित्र है या नहीं है। और राम जी उस चाहते उस व्यक्ति के सवाल का जवाब नहीं देते, उनका निजी मामला था, पर सवाल का उत्तर दिया और सीता मैया की अग्नि परीक्षा करा दी। लेकिन आज हम सवाल करते हैं तो उल्टा हमें सवालों के घेरे में डाल दिया जाता है। क्या ये लोकतंत्र है? जब हम सवाल करते हैं तो हमें देशद्रोही कहा जाता है। क्या ये लोकतंत्र है? अरे ये पहली बार उल्टा हमने देखा है कि जनता को सवाल करना चाहिए और उत्तर सरकार को देना चाहिए, पर सरकार इस बार जनता से सवाल कर रही है और उत्तर हम दे रहे हैं। तो भैया आप इनसे लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, ये तो देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटते हैं। हाँ, वो अर्नब गोस्वामी ने भी कुछ देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहा था। देखो ना क्या हुआ, गोबर सा मुंह पुत गया, चबूतरा बन गया उसके मुंह का। उनके अनुसार तो अभी देशभक्ति है वो। अभी कहाँ गिरफ्तारी, कहाँ उसके किसी से पूछताछ हुई अभी? अरे तो फिर इसमें बड़ा शक है, मैं कह रहा हूँ फिर तो बहुत बड़ा लफड़ा है। अर्नब के पास इसका मतलब भाजपा के बहुत सारे राज हैं जो आगे खुलने वाले हैं और वो ना खुले इसलिए उसे रोक के रखे। और मुझे तो डर है अर्नब के संग अगर कुछ भी गलत होता है तो समझ लेना भाजपा वालों ने निपटवा दिया उसको, क्योंकि विकास दुबे के संग पे जब ज्यादा राज थे तो विकास दुबे को भी दबा दिया था। दो पत्रकारों के ट्वीट आए थे, उन्होंने हाँ। कहा था कि अर्नब दो राज्यों की सीमाओं में छुपा हुआ है, तो आपको ऐसा लगता है? यार मुझे पता है, बड़ा तरस आता है देश की सत्ता पे जब सत्ताधीश व्यक्ति इस तरीके की बातें कर दें और उसको ढूंढ ना पाए, क्योंकि हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो और खुफिया एजेंसी इतनी ताकतवर हैं कि आप पता है एक बॉर्डर कोई भी अवैध चीज लेके दूसरे बॉर्डर में प्रवेश नहीं कर पाते। तो ये बताइए कि अर्नब जैसा व्यक्ति कैसे छुपा हो सकता है, उसे कैसे नहीं ढूंढ पा रहे जब वो यहाँ पर फलानी ढिकानी बातें कर देते हैं। मैं तभी तो कह रहा हूँ इन्हें किसान का हल AK-47 लगता है, तो मैं कह रहा हूँ भाई AK-47 पर खर्च करना छोड़िए, किसान का हल लेकर आप भी चलिए। सरकार कह रही है हमारा सैटेलाइट जो है वो दाऊद पे बिजी है, इसलिए अर्नब को ढूंढ नहीं पा रहा। वो उनका सैटेलाइट कहाँ बिजी होता है ये तो सबको पता है। जब प्रोटोकॉल तोड़कर नवाज शरीफ के उतर के बिरयानी खाते हैं, उसकी माँ के पैर छुआते हैं, तब वो पाकिस्तानी नहीं कहलाते। लेकिन कोई व्यक्ति यहाँ पर हक की आवाज उठा ले तो उसे पाकिस्तान भेजने की बात करते हैं। इनके मुंह ना लगना ज्यादा अच्छा है। अच्छा तिरंगे की और परिभाषा ले लो यार, लोगों को तिरंगे का नहीं पता। ये अंध भक्तों को जरा बता देना अपने चैनल के माध्यम से तिरंगे का मतलब, क्योंकि वो एक ही रंग को मान के बैठे हैं। हमारे तिरंगे का जो पहला रंग है ना, केसरिया, सब सुनना भाई। ये मैंने एक दिन बैठा था तो मेरे दिमाग में आया, और हर दिन कुछ ना कुछ आता रहता है जो मैं लेके यहाँ आ जाता हूँ आप लोगों के बीच। जो हमारा केसरिया रंग है, मैं जब बैठा और सोच रहा था, जब मैं सूरज को जल चढ़ा रहा था तो देखा मैंने कि केसरिया रंग तो यहाँ से लिया गया है। मतलब जब मैं शाम में देखा तो शाम में सूरज ढल रहा था। मतलब मेरे भारत कहाँ तक है, जिसने ये तिरंगा बनाया है उसको मैं दाद दूंगा कि जहाँ से सूरज निकलता है और जहाँ तक सूरज ढलता है वहाँ तक मेरा भारत है। ये केसरिया वहाँ से लिया। इसके बाद जब सफ़ेद रंग की बात आई तब मैंने फिर दिमाग लगाया, फिर बात उठी कि जहाँ से जल शुरू हुआ और जहाँ तक जल गया है वहाँ तक मेरा भारत है, पानी। इसके बाद हरा रंग, जहाँ से हरियाली उन्नति शुरू होती है और जहाँ तक हरियाली उन्नति जाती है वहाँ तक मेरा भारत है। और उसमें लगी हुई 24 डंडे 2400 घंटे हमें इस बात का एहसास कराते हैं कि मेरा भारत महान है, मेरा भारत महान है। तभी कहा है विश्व विजयी तिरंगा प्यारा, नफरत से हो अब किनारा। और 26 जनवरी पर देखेंगे आप अमन और प्रेम का भाईचारा, अमन और प्रेम का भाईचारा। जय हिंद, जय भारत।